लोकसभा चुनावों को कुछ समय ही रह गया है और ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी कर रही हैं। हमारे साथ चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हो या फिर प्रदेश से जुड़े मुद्दे हो, उसमें लोकसभा के चुनाव भी है, फिर अन्य मुद्दे भी है, उसको लेकर हमारे साथ मौजूद है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद हैं। उनसे ही जानते हैं कि किस तरीके से लोकसभा चुनावों में की तैयारी है। सर, सबसे पहले चूंकि आप भी हरिद्वार के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और पूरा लोकसभा चुनाव किस नज़रिए से देखते हैं? पहली बात तो मैं संशोधित कर दूं, मैं पार्टी का जो निर्णय होगा उस निर्णय के साथ होऊंगा। ठीक, कहीं पार्टी का निर्णय होगा वो तो आप। कहीं कहीं कोई दावेदारी की बात नहीं। दूसरा सर, लोकसभा चुनावों को और लेकर। हाँ, मैं काम जरूर करूंगा। कहीं न कहीं तो काम करना चाहिए। यदि काम नहीं करेंगे तो पार्टी सभी काम घर बैठ जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। जी। अब रहा सवाल तैयारियों का। अभी हमारे जिला सम्मेलन हो रहे हैं और बहुत कामयाब हुए हैं, बहुत अच्छे सम्मेलन हुए हैं। अभी कुछ और होने हैं और उसके बाद मुझे पता चला कि कुछ डायरेक्ट एक्शन के प्रोग्राम भी होंगे। सड़कों पर आएंगे कांग्रेस के लोग जो है। जी। कल लोकतंत्र बचाने की लड़ाई लड़ी गई जी। अपने सहयोगियों के साथ, जो लोग लोकतंत्र बचाने की मुहिम में देश में साथ खड़े हैं, उन सबको साथ लेकर के देहरादून में भी चले और इस प्लेटफॉर्म को भी और व्यापक बनाने की सोच पर भी पार्टी में काम हो रहा है। सर, सांसदों का निलंबन हुआ, 143 सांसदों का निलंबन किया गया, विपक्ष लगातार आवाज़ उठा रहा था। आपकी बहुत लंबी राजनीति है, आपने सब कुछ देखा है। कई ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र को दबाने का प्रयास चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से आप लोग कल नारे लगा रहे थे और लगातार संसद में भी नारे लग रहे कहीं थे। कहीं कोई शक रह गया है? ये तो लोकतंत्र का खात्मा चाहते हैं। और ये अब के इन्होंने जो है लोकतंत्र का जो मंदिर है उसी मंदिर में लोकतंत्र की हत्या कर दे रहे हैं। आखिर लोकसभा, राज्यसभा, ये संसद, यही तो मंदिर है लोकतंत्र का, और वहीं लोकतंत्र का खात्मा हो रहा है। सांसद चाहते हैं कि उनकी सुरक्षा में चूक, देश की आंतरिक सुरक्षा में जो चूक है उस पर प्रधानमंत्री जी आए बात करें, गृहमंत्री जी आए बयान दें, लेकिन आप बचना चाहते हैं, आप उस पर चर्चा ही नहीं चाहते हैं। कह रहे हैं नहीं नहीं, अपनी सुरक्षा के सवालों को आप हमारी सुविधा के हिसाब से उठाइए, तुम्हारी सुविधा के हिसाब से नहीं उठाएंगे। मतलब ये गंभीर मसला नहीं, ये सरकार कहना चाहती है। और उस मसले को टालने के लिए कई तरीके के नाटक हो रहे हैं, कई तरीके के प्रपंच रचे जा रहे हैं। एक सर, एक सवाल और है कि जब निलंबन हुआ उसके बाद मिमिक्री की गई है, तो वो उचित मानते हैं आप? देखिए, ये सवाल उचित अनुचित का नहीं है। मिमिक्री एक आर्ट है, एक कला है। और बहुधा जो बड़े लोग होते हैं, जो ऊंचे पायदान पर बैठे हुए लोग होते हैं, उनकी कार्टून बनाए जाते हैं। शंकर और लक्ष्मण जैसे कार्टूनिस्ट नहीं होते देश के अंदर, यदि नेहरू जैसे व्यक्तित्व नहीं होते, उनके कार्टून नहीं बनाए होते। उसी तरीके से मिमिक्रीज भी जो है, बड़े बड़े लोगों की मिमिक्री, नेहरू की मिमिक्री पार्लियामेंट के अंदर बनाई गई। तो ये भी, क्योंकि जितना व्यक्ति का, नेता का कद बढ़ता है, उस हिसाब से ये सब चीज़ें होती हैं। ये चीज़ें होती हैं, कार्टून बनते हैं, मिमिक्रीज होती हैं, उन पर हास्य व्यंग की कविताएं बनती हैं। काका हाथरसी की आत्मा आज स्वर्ग में दुखी हो रही होगी, कह रही होगी अरे तुम्हारे ज़माने में यदि मैं भी होता तो तुम तो मेरी भी हास्य व्यंग कविताओं पर जो है प्रतिबंध लगा देते। तो जो है आज ऐसा लगता है कि हास्य व्यंग और प्रहसन आदि चीज़ें जो है ये गई बातें हो गई हैं। सत्ता को जो शूट कर जाए वो ठीक है, जो शूट न करे वो ठीक नहीं है। अच्छा सर, यदि मोदी जी एक मिमिक्री करने वाला मोदी जी को सबको बॉक्स मार करके चित्त करता हुआ दिखा दे तो ठीक है, हा? वो मिमिक्री ठीक है। और यदि कोई पहलवान आ करके मोदी जी को चित्त कर दे तो वो मिमिक्री जो है देश का अपमान है। तो ये है। सर, लोकसभा चुनावों की अगर बात करें
तो बीजेपी अभी 3 स्टेट जीती है और जिस तरीके से बीजेपी ने वो जीता है, तो बीजेपी को उम्मीद है, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को उम्मीद है, नेताओं को उम्मीद है कि 24 में वो रिपीट कर रहे हैं। उत्तर भारत और दक्षिण भारत दो चीज़ों में एक तरह से दिख रहा है। कांग्रेस उत्तर भारत की तरफ नहीं, दक्षिण भारत की तरफ ज़्यादा फोकस कर रही है, तेलंगाना जीता, और बीजेपी उत्तर भारत के, लगता है कि ये जब बटे हुए। जब भी कोई ऐसी स्थितियां पैदा हुई हैं तो भारत एकजुट खड़ा हुआ है। 19 1981 में ये स्थिति खड़ी हुई थी, 80 में खड़ी हुई थी, और हम केवल दक्षिण में जीते थे, और उत्तर ने कहा नहीं, हम दक्षिण से पीछे नहीं रहेंगे, और इंदिरा लाओ देश बचाओ के साथ कांग्रेस वापस आई थी। और इस बार भी आप देखिएगा, दक्षिण से उत्तर पीछे नहीं रहेगा, और उत्तर भी लोकतंत्र बचाओ, हाँ? और जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया के नारे के साथ आगे बढ़ेगा। सर, इंडिया गठबंधन है विपक्ष का, उसमें सीटों का बात चल रही है और 30 दिसंबर तक बोला गया है सीटों को, इस तरीके से बातें सामने आई, या फिर आगे जनवरी में भी जाएगी। आपको क्या लगता है कि सीटें कांग्रेस को ज़्यादा मिलनी चाहिए या फिर अन्य दलों को भी जो ज़्यादा कम का सवाल ही नहीं है, आपस में बातचीत होगी, जीतने के हिसाब से लड़ेंगे, हारने के लिए नहीं लड़ेंगे। जीतने के लिए कौन जीत सकता है, सब बातचीत करेंगे, विवेचना करेंगे, और 1 to 1 सब में बातचीत हो रही है। ऐसा नहीं है बातचीत नहीं हो रही है। कल ही समाचार पत्रों में है कि शरद जी की और राहुल जी की भी बातचीत हुई है, सब लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। पीएम का भी ऐसे ही डिसाइड होगा सर, विपक्ष का? आप बेफिक्र रहिए, आप हमको, देश के लोगों से मैं विनती पूर्वक कहना चाहता हूँ, हमें आप बहुमत दीजिए, आप हमको 300 सीटें दीजिए, और हम प्रधानमंत्री का तय कर देंगे। अच्छा सर, 22 जनवरी को राम मंदिर का वो स्थापना हो जाएगी, वहाँ पर मूर्ति गर्भगृह में रख दी जाएगी, उसको किस तरीके से देखते हैं? उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे, ये तो उसी दिन हो गया, राम लला की प्रतिस्थापना तो उसी दिन हो गई, जिस दिन जो है, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, और उस जजमेंट को सब ने वेलकम कर दिया। रामलला की सार्वभौम स्वीकार्यता, भारतीय स्वीकार्यता, ये उस दिन स्थापित हो गई। उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, उसमें सब है। अब आप, हर किसी की अपनी अपनी दुकानदारियां हैं, आप कैसे अपनी शोकेसिंग कर रहे हैं, ये आपका अपना मामला है, ये आपका मामला है। लेकिन एक चीज़ बिल्कुल ध्रुव सत्य है, अटल है, कि जो है राम लाला के विषय में, कि रामलला अयोध्या में विराजमान होंगे, ये उस दिन तय हो गया सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ, जब सब ने उसका स्वागत किया। जो 7 सदस्यीय बेंच का सर्वसम्मत फैसला आया, उस फैसले ने इस बात को सेटल कर दिया। इट इज़ नाउ ए सेटल्ड इशू। ये तो है, अब जो है अपने अपने तरीके से कुछ न कुछ लोग अपना अपना कर रहे हैं। सर एक सवाल और है, क्योंकि अब राष्ट्रीय स्तर पे तमाम तरह के सवालों का जवाब आपने दिया। यूसीसी यहाँ पर सीएम साहब ने कहा है कि यूसीसी हम बहुत जल्द लेके आने वाले, रिपोर्ट सौंप दी जाएगी। लगता है कि यूसीसी, क्योंकि लंबे समय से इनका कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है। देखो, एक बात बिल्कुल सीधी सीधी है, यूसीसी को लेकर के भाजपा में ही सेकंड थॉट। आरएसएस ने भी कह दिया, भाई नॉर्थ ईस्ट नहीं तो हाथ से निकल जाएगा, उत्तर पूर्व जो है, वहाँ की जनजातियाँ, वहाँ के जो टाइप्स हैं, वो बहुत नाराज़ हैं, और पंजाब में भी उसका ख़राब असर पड़ रहा है, और भी देश के कुछ हिस्सों में उसका ख़राब असर पड़ रहा है। जनजातियों में और दूसरे कई सामाजिक वर्ग हैं जिनमें इसको लेकर के कई तरीके की शंकाएं, कुशंकाएं मौजूद हैं। यदि भाजपा को लगेगा कि भाई हमारा एक वादा था तो उसको पूरा कर देना है, तो धामी जी के सर में ये पटाखा फोड़ दिया जाएगा। अब ये खाली एक पटाखा है, बस केवल इतना तय होना है कि धामी जी के सर में फूटना है या कहीं और फूटना है, बस ये केवल पटाखा रह गया है। बाकी अब यूसीसी में कुछ नहीं है, मतलब नहीं आएगा ये। मैं नहीं कह रहा हूँ नहीं आएगा, तय ये करना है बीजेपी को कि अपना कोरम पूरा कर लेना है, एजेंडा पूरा कर लेना है, कि हमने ये कहा था देश से, ट्रिपल तलाक कर दिया, फला कर दिया, तो ये भी कर दिया, तो उसके लिए करना ज़रूरी समझेंगे
तो धामी जी के सर में फोड़ देंगे, सारे देश को कह देंगे यार उत्तराखंड में एक किनारे में है, क्या असर पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, क्या फ़र्क पड़ता है, समझा देंगे आरएसएस वाले। और यदि मान लिया उनको लगेगा नहीं यार इसका कोई असर पड़ेगा, तो मैंने पहले ही कहा है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, खाली हमारे धामी जी दीवाने हो रहे हैं। सर, भू कानून भी उत्तराखंड से भू कानून को लेकर भी मांग चल रही है, और भू कानून से सीधा यहाँ के लोगों का रोजगार भी जुड़ा हुआ है और हक भी जुड़ा हुआ है। भू कानून से हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। इस राज्य के यदि हर बुनियाद को उखाड़ देना है तो फिर जो भू कानून है, आप जिस रूप में आज आपने किया है उस रूप में उसको लागू करिए। आप ज़मीनों की अंधाधुंध खरीद फरोख्त को जारी रखिए। और यदि आप ये समझते हैं नहीं, जो है इस राज्य का अस्तित्व रहना है, जिस बुनियादी सिद्धांतों जिन बातों को लेकर के राज्य बना है वो चीज़ें कायम रखनी है, तो फिर एक जो है कॉम्प्रिहेंसिव सर्वांगीण भू कानून राज्य को लाना चाहिए। और मैं तो कहूँगा मुख्यमंत्री जी से नाचिए, आप ही अगुवाई करिए ना इस भू कानून लाने की, हम लोग सब सहयोग देंगे। कुछ टुकड़े टुकड़ों में हम सब ला करके कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करके गए हैं ना, ऐसा नहीं है कि कोई सारा जिम्मा आप ही के सर पे डाल रखा है, सब लोग करके गए हैं अपनी अपनी भूमिका। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी मौजूद थे, और उन्होंने न सिर्फ लोकसभा चुनावों को लेकर अपनी बात रखी, बल्कि राज्य में भू कानून और यूसीसी को लेकर भी अपनी बात रखी है। उनका ये कहना है कि समय आने दीजिए, सारी चीज़ों का जो पटाक्षेश है वो क्लियर हो जाएगा, और किस तरीके से इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है वो भी सामने आ जाएगा। देहरादून से एनडीटीवी इंडिया के लिए किशोर रावत।